बजट सत्र चला है और इस बार जो बजट पेश किया गया है, हालांकि 3500 करोड़ रुपए कम का बजट जो है इस बार का है, उसका साइज़ है और इसको लेकर विपक्ष ने सवाल भी उठाए हैं। और इस पूरे बजट को लेकर खास बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं बीजेपी विधायक विनोद कुमार, इन्हीं से जानेंगे। सर, जिस तरह का बजट इस बार का है, आपको क्या लगता है? आरडीजी के का हवाला दिया गया है कि वो ख़त्म हुई है, तो इस स्थिति में बजट का आकार भी कम करना पड़ा है। आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जो आत्मनिर्भर हिमाचल की बात कर रहे हैं, इस बजट के ज़रिए वो पूरा हो पाएगा? निश्चित तौर पर इस बार का जो बजट है वो 54,928 करोड़ रुपए का बजट हिमाचल प्रदेश सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है। और जैसे आपने कहा कि पिछली बार की तुलना में 3500 करोड़ के कम का बजट इस बार पेश किया गया है। मैं आपको निश्चित तौर पर इस बात को कहना चाहता हूं, आज से पूर्व की अगर सरकारें आपने देखी होगी और जो बजट के अंदर जो घोषणाएं सरकार जब करती थी तो सारी की सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाती थी। आपने अक्सर इन सारी चीज़ों को देखा है। लेकिन पहली बार प्रदेश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार प्रदेश में आई है जो कहती कुछ और है और करती कुछ और है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। ये तो सरकार का सेकंड लास्ट बजट चला है, इसके बाद तो लास्ट ही होना है। लास्ट का मतलब तो ख़त्म होना होता है। और बजट आपके पहले इस सरकार का पहले बजट को भी अगर आप देखें, अभी तक वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 2023-24 का जो बजट है उसी में इस सरकार ने कहा था कि हम हर मेडिकल कॉलेज में पैट स्कैन लगा करके देंगे, बोला था ना। लेकिन आज सरकार बताए कि ये पैट स्कैन की सुविधा कितने मेडिकल कॉलेज में शुरू हो गई है। अगर एक भी शुरू हो गई होगी तो मैं अपने पद से इस्तीफा आज ही और अभी दे दूंगा। एक भी ऐसा नहीं है जहां पर इनसे अभी तक शुरू हो पाया। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि यही वो सरकार थी जिसने कहा था कि हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोले जाएंगे। अब भाई 4 बजट तो आपके आ गए, अगला बजट अगली तो आपको 5 नहीं 6 महीने मिलेंगे। इन 3 साल 3 महीनों में भी एक भी विधानसभा क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खड़ा कर पाए हैं। यही वो सरकार थी जिसने 2023 में कहा था कि हम हर विधानसभा क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाएंगे। मैं आज सरकार से पूछना चाहता हूं कि 3 साल 3 महीने तो हो गए इस अराग को लापते हुए, लेकिन हुआ क्या? उसमें कहा गया था कि 6 आपको एमओ दिए जाएंगे। उसमें कहा गया था कि आपको 142 तरह के टेस्ट वहाँ पे करवाए जाएंगे। वहाँ पर कहा गया था कि हम सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड की सुविधा देंगे। मैं आज सरकार के ऊपर आरोप लगाना चाहता हूँ, एक भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जहाँ पर अल्ट्रासाउंड, एमआरआई या सीटी स्कैन की सुविधा इस सरकार के माध्यम से दी गई है। जब आपके पहले बजट को ही इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, आपने पहले बजट में जो वादे किए थे वही पूरे नहीं हुए हैं, तो इस बजट को लेकर के जनता क्या राय रखेगी? आपने 2023 में भी वही कहा, 24 में भी वही कहा, 25 में भी वही कहा और 26 में भी आप वही कह रहे हो। और जहाँ तक आरडीजी की बात आपने कही है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सरकार का फेलियर, अधिकारियों का फेलियर, ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के ऊपर थोपना वो गलत बात है। आप सबके ध्यान में होगा कि आरडीजी को लेकर के ये 2021 में इस आरडीजी को बंद किया जा रहा था, लेकिन उस वक्त पूरे देश में कोरोना का दौर था और मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने वित्त आयोग के पास अपनी बात रखी और उसमें आदरणीय जयराम ठाकुर जी के अधिकारियों ने भी मुझे लगता है कि वित्त आयोग को कन्वेंस किया, जिसके कारण से इसकी अवधि को बढ़ाया गया। अब कन्वेंस आप नहीं कर पाए, पक्ष आप नहीं रख पाए और स्वाभाविक है कि एक ही प्रदेश की आरडीजी बंद नहीं हुई है, आरडीजी 17 राज्यों की बंद की गई है। तो मैं समझता हूं कि
आरडीजी एक बहाना है और ये सरकार बहाने की सरकार है, ये सरकार धोखा देने वाली सरकार है। ये वही सरकार है जिसने 5 लाख युवाओं को रोज़गार देने की बात की थी। आज बताएं वो रोज़गार जो देने की आपने गारंटी दी थी वो कितने लोगों को आपने रोज़गार दिया? आपने कहा था कि हर महिला को, उसमें अगर आपने सुना होगा तो मुकेश जी ने भी कहा था, आने सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने भी कहा था, आने सुंदर सिंह जी ने तो ये भी कहा था कि एक होला था 1500, 2 होला था 3000, 3 होला था 4500, 4 होला था 6000। मतलब जिस घर में 4 बेटियां होगी उनको 6000 रुपये महीने का मिलेगा। वो आज स्पष्टीकरण देना। आपने कहा था कि हर महिला को मिलेगा, कितने महिलाओं को मिले? आपने कहा था कि हर व्यक्ति को हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। कहाँ गया वो आपका वादा? तो निश्चित तौर पर मैं कुल मिलाकर के इतना ही कहना चाहता हूँ, इस ना पिछले बजटों से जब सरकार नहीं बनती है तो लोगों को आस होती है, तो लोगों को आस भी थी। जब आपने पहले ही बजट में आप फेल हो गए तो स्वाभाविक है इस बजट से भी हिमाचल प्रदेश के लोगों को कोई आस नहीं है। और इसके अलावा मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा, यहाँ पर बात की गई कि फिश को लेकर के बात की गई, यहाँ पर अदरक को लेकर बात की गई। मैं उस क्षेत्र से आता हूँ जहाँ पर अदरक की बहुत बड़ी पैदावार होती है, और जब मैंने वहाँ पे किसानों से बात की, उन्होंने कहा जी हमारा तो 80-90 रुपये किलो मार्केट में जाता है। आप भी बाज़ार में जाते होंगे तो अदरक कोई 30 रुपये किलो तो मिलता नहीं होगा, 100, 120, 130, 150 रुपये किलो ही मिलता होगा ना जी। अब वो किसान क्या मूर्ख है, बेवकूफ़ है किसान, जो अपना अदरक 30 रुपये सरकार को देगा? अगर आप फ़िश लेने जाते होंगे तो फ़िश तो एक नहीं 3-4 तरह की, 5 तरह की फ़िश जाती है, तो स्वाभाविक है 150 से 250 रुपये के बीच में बिकती है, मिलती है। लेकिन सरकार कहती है कि हम 100 रुपये फ़िश लेंगे, कौन जाएगा इनके पास? तो इन्होंने सिर्फ गोलमाल करने का काम किया है, लोगों को गुमराह करने का काम किया है। और इस बजट से, सरकार के इस बजट से भी लोगों को कोई भी किसी प्रकार की कोई आस नहीं है। विनोद जी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आरडीजी तो हमारा संवैधानिक अधिकार था और वो हमें मिलनी चाहिए थी। पूर्व जो जयराम सरकार है उसमें जो जीएसटी कंपनसेशन है और आरडीजी को मिलाकर 17,000 करोड़ मिले, हमें सिर्फ 17,000 करोड़ रुपए इस 3 सालों में मिले हैं। फिर भी हम फिस्कल प्रूडेंस के ज़रिए सरकार चला रहे हैं, आगे भी इस तरह कई कदम उठाएंगे। निश्चित तौर पर मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि आरडीजी हमारा अधिकार है, ये सरकार ने गलत कहा है। ये केंद्र सरकार तय करती है कि आरडीजी आपको कब तक किस राज्य को देनी है। और वैसे अगर आपने कल रणधीर जी को सुना होगा कि बाप ही होता है, बाप बच्चे का पालन पोषण तभी तक करता है जब तक बच्चा बड़ा ना हो जाए। अब प्रदेश आप देखिए कितनी साल का हो गया। तो मुझे लगता है कि आरडीजी को लेकर के जो बयानबाजी सरकार की ओर से की जा रही है वो बिल्कुल गलत है। आपको पता था, आपके अधिकारियों को पता था कि आरडीजी बंद होनी है, लेकिन उस सूरत में सरकार को क्या करना चाहिए था? उन सारी चीज़ों में सरकार फेल हुई है और ठीकरा केंद्र की, मोदी जी की सरकार के ऊपर फेंका जा रहा है। पर एक बात मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आज अगर प्रदेश चला है, प्रदेश की सरकार चली है, तो वो भी केंद्र सरकार की मदद के सहारे ही चली है। अगर केंद्र अपनी सभी मदद देना बंद कर देता है तो प्रदेश कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये कहना कि केंद्र प्रदेश को सहयोग नहीं कर रहा है, केंद्र जितना सहयोग प्रदेश का हो सकता था उससे ज़्यादा मदद जो है वो प्रदेश की कर रहा है, ये मैं समझता हूँ। सैलरी डेफर करने का फैसले को कितना सही मानते हैं आप, चाहे विधायकों की हो या फिर मंत्रियों की हो या कर्मचारियों की भी, जो क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर्स हैं उनकी भी सैलरी डेफर की गई है? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। एक तो आप कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश 2027 में विकसित हिमाचल प्रदेश बनेगा, और दूसरी तरफ से आपने विधायकों की, अधिकारियों की सैलरी डेफर कर दी आपने। तो पैमाना तो एक होना चाहिए ना। तो एक तो आप या तो इस बात को मान लें कि हम आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं, हमसे प्रबंधन जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। जब आपसे प्रबंधन नहीं हो पाया, उसी कारण से जो है वो अधिकारियों की, विधायकों की सैलरी जो है इन्होंने डेफर की है। फेलियर सरकार का है, जिसके कारण से सारे निर्णय सरकार को लेने पड़ रहे हैं जो गलत है।
वित्तीय आपातकाल का जिस तरह से एक बात कही जा रही है विपक्ष की तरफ से कि ऐसी इस तरफ जा रहा है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है, ये तो केवल वित्तीय अनुशासन है जो कदम हम उठा रहे हैं। अगर ऐसी बात नहीं है तो सैलरी डेफर क्यों की जा रही है? अगर ऐसी बात नहीं है तो विधायकों को विधायक क्षेत्र विकास निधि क्यों नहीं मिल रही है? अगर ऐसी बात नहीं तो अनेकों विकास के कार्यों के ऊपर जो पैसा खर्च होना था वो विभागों को क्यों नहीं मिल रहा है? अगर सब ठीक है तो मैं समझता हूं कि विधायकों को विधायक क्षेत्र विकास निधि भी मिलनी चाहिए। और आपने जो बजट में जो पास किया है, जिस डिपार्टमेंट को जितना जितना फंड्स आपने अनाउंस किया है वो पैसा विभागों को मिलना चाहिए। जो पैसा नहीं मिल पा रहा है ये भी मैं कहना चाहता हूँ। आखिरी प्रश्न, जो अनाथ और विधवा सेस लगाया गया है, हालांकि वो बिल जो है वो पारित हो गया है, अभी जो है कानून का रूप लेगा जब राज्यपाल की असेंट मिल जाएगी, उस पर विपक्ष पर मुख्यमंत्री सवाल उठा रहे हैं कि विधवा और जो अनाथ विरोधी है भाजपा, और इसमें महंगाई का जो जिक्र किया जा रहा है वो कोई महंगाई नहीं बढ़ेगी। वैसे ये जो अनाथ और विधवा बहनों का सहारा लेकर के एक और सेस जो है हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर के लगाया जा रहा है। इनकी मंशा इस पैसे को उन अनाथ और विधवा बहनों के ऊपर खर्च करने की नहीं है, इनकी मंशा कुछ और है। मैं आपके ध्यान में इस बात को लाना चाहता हूं, जब से ये व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार बनी है, आज से पहले भी तो 7 रुपये पेट्रोल डीजल इसी सरकार ने बढ़ाया ना, 7 रुपये लीटर, और जिसका इम्पैक्ट, जिसका असर कहीं ना कहीं प्रदेश के गरीब लोगों के ऊपर पड़ा है। चाहे बस के किराए बढ़े थे, चाहे आपके टैक्सी के किराए बढ़े थे, चाहे आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें महंगी हुई थी, वो उसी कारण से महंगी हुई थी जब पेट्रोल और डीजल के दाम इस व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार ने 7 रुपये बढ़ाए थे। अब बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक है आपके बस के किराए बढ़ेंगे, स्वाभाविक है आपके टैक्सी के किराए बढ़ेंगे, और स्वाभाविक है जो ट्रक आपका राशन लेके आते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें लेकर के आते हैं, तो उसके किराए भी बढ़ेंगे। जब उसके किराए बढ़ेंगे तो आपके ऊपर महंगाई का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ जो निर्णय सरकार ने लिया है वो प्रदेश हित में नहीं है, वो हर व्यक्ति को नुकसान पहुँचाने वाला और महंगाई देने वाला डिसीजन है। इसको लेकर के सरकार को एक बार फिर से विचार करना चाहिए। बिल्कुल, बीजेपी विधायक विनोद कुमार थे और उन्होंने कहा कि इस बजट से कोई उम्मीद नहीं है, और जिस तरह से ये पिछले साल की तुलना में कम साइज़ का बजट है और आरडीजी का जो हवाला दिया जा रहा है वो कोई संवैधानिक अधिकार नहीं था। केंद्र सरकार तय करती है कि किस राज्य को कितना आरडीजी जो है वो दिया जाना है, लेकिन इस बजट में जनता से जुड़ी जो ज़रूरतें हैं, जो उम्मीदें हैं, वो इस बजट के ज़रिए पूरी नहीं होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।